हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी अजमेर पर। तो देखिए दोस्तों, हम अपनी पिछली कक्षाओं में बायोलॉजी की कक्षा में हमने परिसंचरण तंत्र जो था, सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसके 3 पार्ट हमने कर लिए थे। और उनके अंदर हमने जो लास्ट वाली वीडियो थी उसके अंदर हम दोस्तों रुधिर पे चल रहे थे, ब्लड पे चल रहे थे। और ब्लड के 2 प्रकार हमने देखे थे। ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक तो प्लेटलेट्स और एक ब्लड कणिकाएं यानी ब्लड विसल्स, रुधिर कणिकाएं। प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरी रुधिर कणिका हमारी बाकी है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अपन दोनों पढ़ चुके हैं। दोनों की सेपरेट वीडियो आपके पास आ चुकी होगी, आप उसको अच्छे से देखिए। अगर नहीं देखी है तो आपने, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनता है इन तीनों में से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में से। और मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है किसी भी एग्जाम का कि अगर आपके छूट जाए तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं प्लेटलेट्स की चर्चा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेटलेट्स के बारे में। तो पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ प्लेटलेट्स का खोजकर्ता कौन था, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा वो खोजकर्ता के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए खोजकर्ता कौन था। तो आपको अगर प्लेटलेट्स के खोजकर्ता के बारे में पूछे तो प्लेटलेट्स का खोजकर्ता के लिए आपको ध्यान रखना, बिजेरो नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने करी थी। ठीक है दोस्तों, सिर्फ बिजेरो याद रखना है। और पूछा भी जाता है, ये बिजेरो नाम के वैज्ञानिक ने प्लेटलेट्स की क्या करी थी, सबसे पहले खोज करी थी। अब इसी तरीके से दोस्तों, मैं प्लेटलेट्स इस वर्ड को आपको बताता हूं कि जैसे हमने पढ़ा था कि आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम हमने पढ़ा था ल्यूकोसाइट। ऐसे प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम, इसे हम एक और नाम से पुकारते हैं और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट इसका दूसरा नाम है। अब थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, ये थ्रोम्बोसाइट इसका नाम क्यों पड़ा, देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है हमारे रक्त का थक्का जमाना। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कणिका सहायता करती है, प्लेटलेट्स सहायता करती है। और इसी के नाम पे इसका आपके पास थ्रोम्बोसाइट का मतलब है। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये थ्रोम्बोसाइट जो है ये 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो है आपका थ्रोम्बस, एक तो है दोस्तों थ्रोम्बस, और इस थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लॉट। और क्लॉट को अपन हिंदी में बोलते हैं थक्का। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लॉट को थक्का बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट में थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लॉट यानी थक्का। और ये साइट जो आपके पास है, साइट है, इस साइट का मतलब आपके पास, आप स्थान बोल लो थक्का जमाने की या कोशिका बोल लो। तो इस तरीके से थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है आपके पास, क्लॉट जमाना या थक्का जमाना। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। तो थ्रोम्बोसाइट यानी थक्का जमाने वाला। तो प्लेटलेट्स आपके पास क्या है, थक्का जमाने वाली कणिका है। ये मैंने इसका अन्य नाम बताया। अब देखिए, ऐसे ही इसका एक और नाम होता है। तो दोस्तों, एक और नाम क्या होता है, एक और नाम आपको ध्यान रखना है, इसको अपन हिंदी के अंदर बिंबाणु भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, बिंबाणु। तो इसे हम बिंबाणु भी बोला जाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से बिंबाणु किसे बोलते हैं, तो बिंबाणु प्लेटलेट्स को बोलते हैं, या फिर इसको शुद्ध भाषा में इसको अपन श्वेताणु तो बोल चुके हैं अपन एक बार। देखिए मैं आपस बताता हूं, हिंदी के अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को हम बोलते थे रक्ताणु, डब्ल्यूबीसी को बोलते थे श्वेताणु, इसको बिंबाणु बोल रहे हैं। या फिर एक और नाम है, इसको अपन बोल सकते हैं पट्टिकाणु। पट्टिकाणु, देखिए थोड़े हिंदी के नाम है जो हमें थोड़े से पता होने चाहिए, क्या पता आपके आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों क्या बोला मैंने,
प्लेटलेट्स का खोजकर्ता कौन है? बिजेरो। उसके बाद अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का अपन अगर संधि विच्छेद करें तो थ्रोम्बस का मतलब होता है थक्का जमाना, साइट मतलब कोशिका या स्थान जमाने वाला। बिंबाणु या पट्टिकाणु इसका एक और अन्य नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों, तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट आता है कि बताओ भैया संख्या क्या होती है, आखिर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स आपके पास होती है लगभग 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ये किसकी संख्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद दोस्तों प्लेटलेट्स के संख्या इतनी होती है, उसके बाद में आपसे पूछ ले कि प्लेटलेट्स के बारे में आपसे ये पूछ ले बताओ क्या प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है नहीं पाया जाता? जैसे दोस्तों आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। क्या प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो इनमें भी आपके पास केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। चलिए दोस्तों, ये एक और पॉइंट हो गया। उसके बाद में आपसे पूछ ले इनका जीवन काल कितना होता है, यानी ये कितनी समय तक जीवित रहती है? तो जीवन काल है इनका, आपको ध्यान रखना है, लगभग 10 से 13 दिनों के आसपास इनका जीवन काल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो जीवन काल कितना हो गया? 10 से 13 दिन। ये आपको प्लेटलेट्स के जीवन काल के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि ये जो प्लेटलेट्स हैं इनका निर्माण कहाँ पे होता है? जैसे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मैंने बताया था लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बताया मैंने आपको पीली अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो में होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है, प्लीहा में होता है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का निर्माण बता दिया था, आरबीसी का निर्माण बता दिया था। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण आपके पास अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ होता है दोस्तों? बोन मैरो में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अस्थि मज्जा 2 प्रकार की होती है, लाल और आपके पास पीली। लेकिन लाल का तो होता है आरबीसी का तो होता है लाल में और डब्ल्यूबीसी का होता है पीली में। लेकिन प्लेटलेट्स का निर्माण दोनों की कॉम्बिनेशन में होता है, इसलिए अपन ना लाल बोलेंगे ना पीली बोलेंगे, सिर्फ अस्थि मज्जा में बोलेंगे। और एक कोशिका के बारे में देखेंगे, अस्थि मज्जा में भी कहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थि मज्जा में भी कहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अस्थि मज्जा में भी किनके द्वारा होता है? मेगा कैरियोसाइट कोशिका द्वारा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं द्वारा। तो मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है आपके पास? इसका निर्माण होता है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स का निर्माण रेड बोन मैरो में नहीं ना येलो बोन मैरो में, दोनों के मिक्सअप में अस्थि मज्जा में होता है। और किन कोशिकाओं द्वारा? मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं द्वारा होता है। अब आपसे पूछ ले कि बताओ कि प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स का निर्माण क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मेगा कैरियोसाइट कहलाता है। तो देखिए ऐसे कोई स्पेशल वर्ड तो है नहीं, तो आप थ्रोम्बोसिस बोल सकते हो, थ्रोम्बोसिस प्लेटलेट्स का निर्माण बोल सकते हो, सिर्फ बोल सकते हो, ऐसे कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद में आपसे पूछ लें जो इंपॉर्टेंट बात है जहां पे मैं आना चाहता था, वो है आपका कार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स का पहला कार्य है रक्त का क्या जमाना? थक्का जमाना। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है रक्त का क्लॉटिंग करना। रक्त का क्या जमाना दोस्तों? रक्त का थक्का जमाना किसका कार्य होता है? ये हमारा
प्लेटलेट्स का कार्य होता है। दूसरा दोस्तों, ये रुधिर को गाढ़ा बनाता है। प्लेटलेट्स क्या बनाता है? रुधिर को गाढ़ा बनाता है, गाढ़ापन लाता है। तो रुधिर को क्या बनाना? रुधिर को गाढ़ा बनाना, ये किसका काम होता है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है, रुधिर को गाढ़ा बनाना। तो ये दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं, एक तो रक्त का थक्का जमाना और एक रुधिर को गाढ़ा जमाना। ये किसका कार्य होता है दोस्तों? ये प्लेटलेट्स का कार्य होता है। चलिए तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने? प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख, उसके बाद में केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता, उसके बाद इनका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है, उसके बाद निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में किन कोशिकाओं द्वारा होता है? मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं द्वारा। और कार्य क्या है इनका? रक्त का थक्का जमाना या रुधिर को क्या बनाना दोस्तों? गाढ़ा बनाना। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भाई ब्लड का, इसका प्लेटलेट्स का काम है रुधिर का क्लॉट जमाना यानी थक्का जमाना। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, थक्का जमाने की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है। मैं एक दूसरे कार्य की बात करता हूं जो मैंने लिखा है, रुधिर को गाढ़ा बनाना। अब देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसके बारे में देखना हमें, रुधिर को गाढ़ा बनाने का। देखिए, अगर प्लेटलेट्स रुधिर को गाढ़ा बनाता है तो यानी अगर आपके पास प्लेटलेट्स ज्यादा है, प्लेटलेट्स ज्यादा है, तो इसका मतलब रुधिर क्या होगा? ज्यादा गाढ़ा होगा। रुधिर क्या होगा? ज्यादा गाढ़ा होगा। गाढ़े का मतलब है थोड़ा सा आपके पास फ्लो कम होगा उसका, यानी गाढ़ा होगा बिल्कुल। अगर प्लेटलेट ज्यादा है तो रुधिर क्या होगा? आपके पास गाढ़ा होगा। और अगर रुधिर गाढ़ा होगा तो बताओ, गाढ़ी चीज की स्पीड ज्यादा होती है कम होती है? गाढ़ी चीज की स्पीड क्या होती है आपके पास? कम होती है। गाढ़ी चीज की स्पीड क्या होती है आपके पास? कम होती है। लेकिन अगर आपके पास प्लेटलेट्स कम हो गया, अगर क्या हो गया? प्लेटलेट्स कम हो गया, तो प्लेटलेट्स कम होने से क्या होगा दोस्तों? रुधिर पतला होगा, गाढ़ा कम होगा, यानी रुधिर पतला हो जाएगा। और अगर रुधिर पतला हो जाएगा तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप एक घी को फैलाओ और एक पानी को फैलाओ, ज्यादा तेजी से कौन तैरेगा? पानी तैरेगा। घी कम स्पीड से जाएगा, पानी तेज स्पीड से जाएगा। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है, इसकी चाल जो है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और मैं यही आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इससे क्या कंसेप्ट निकलेगा, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा आपके पास, जो अगर ये ऐसी चीज़ हो जाए कि आपके पास प्लेटलेट्स कम हो जाए और रुधिर पतला हो जाएगा और स्पीड कम हो जाएगी, तो देखिए प्लेटलेट्स अगर आपके पास कम हो जाए तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी दोस्तों, और स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी पतला होने से, तो हमारे रुधिर के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि आपके पास ब्लड तो जल्दी जल्दी बहने लग जाएगा, रुधिर क्या होने लग जाएगा? जल्दी जल्दी बहने लग जाएगा, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक तो रुधिर आराम से बह रहा था, तो ऑक्सीजन भी बिल्कुल आराम से सब जगह फैलेगा, सारे अंगों तक। लेकिन रुधिर तेज जाने से ब्लड हमारे आपके पास ऑक्सीजन पूरे शरीर तक नहीं पहुंचा पाएगा, यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी? आपके पास कम हो जाएगी। और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई तो आपके पास ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होते ही हमारे को कौन सा रोग हो जाएगा? डेंगू रोग हो जाएगा आपके पास।
तो डेंगू रोग के अंदर जो आप बोलते हो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, वो सारा मामला ये होता है। मैं एक बार वापस बताता हूं आपको। मैंने बोला प्लेटलेट्स का काम होता है रुधिर को गाढ़ा बनाना, तो प्लेटलेट ज्यादा होगा तो रुधिर क्या होगा, गाढ़ा होगा ज्यादा। और गाढ़ी चीज की स्पीड कम होती है, जैसे घी की स्पीड कम होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो रुधिर पतला हो जाएगा, और रुधिर पतला हो जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जैसे पानी की होती है। अब उसके बाद में अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो आपके पास ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, रुक जाएगी। और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हमारे को कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, डेंगू रोग हो जाएगा। शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी अच्छे से, तो ये डेंगू रोग हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या डेंगू होने के बाद प्लेटलेट्स डाउन होती है पहले ही, तो देखिए डेंगू होने से प्लेटलेट्स डाउन नहीं होती, प्लेटलेट्स कम होने से हमारे को क्या होता है दोस्तों, डेंगू होता है। देखो अंतर है, डेंगू होने के बाद प्लेटलेट डाउन नहीं होती, प्लेटलेट डाउन हो जाती है हमारे को, उसके बाद हमें क्या होता है दोस्तों, डेंगू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पूछा आता है एग्जाम्स में। चलिए आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए और इनके नोट्स बनाइए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज की अपन चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट, एक वर्ड्स आते हैं जैसे प्लेटलेट ज्यादा हो जाए हमारे शरीर में तो उसको क्या बोलेंगे हम। तो अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स क्या हो जाए, अगर प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाए तो प्लेटलेट्स ज्यादा होने को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स ज्यादा होने को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अगर प्लेटलेट्स शरीर में ज्यादा हो जाती है तो उनको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर आपके पास शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, प्लेटलेट्स क्या हो जाए, कम हो जाए। तो प्लेटलेट्स अगर कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स कम होने को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो कम होने को, प्लेटलेट्स कम होने को नाम दिया जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और प्लेटलेट्स कम होने को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। आप दोनों वर्ड्स याद रखना, पूछे आते हैं एग्जाम में। तो ये हमारे सारी कहानी खत्म हुई किसकी दोस्तों, प्लेटलेट्स की सारी कहानी खत्म हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए, ये हमने रुधिर की कणिकाओं के बारे में पढ़ा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों में जितना डीप पॉसिबल हो सकता है मैंने आपको बता दिया है, और यहां से क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जाते हैं। अब देखिए, रुधिर के दोनों भाग हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो लास्ट आता है कि भाई बताओ ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है ब्लड के कार्य। तो ये आपको छोटे मोटे कार्य ध्यान रखने हैं ब्लड के, जो क्या पता आपसे पूछे जाएं तो आप उनका स्टेटमेंट टाइप में आंसर दे सको। तो पहला देखिए दोस्तों, आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो आरबीसी आती तो ब्लड के अंदर ही है, तो ब्लड का पहला काम क्या हो गया, ब्लड का पहला काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या करते हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और ऐसा ब्लड शुद्ध रुधिर कहलाता है। अच्छा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है, वो अशुद्ध रुधिर कहलाता है। तो किसका परिवहन करता है, ये CO2 का भी परिवहन करता है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है, शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। दूसरा दोस्तों, ये हार्मोन्स को भी ले जाता है हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये किसका परिवहन करता है, हार्मोन्स का भी परिवहन करता है, हार्मोन्स का परिवहन। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये हमारे पास भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं, जो भी हम मिनरल्स लेते हैं, उन भोज्य पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। तो अगली बात, अगला है कार्य इसका भोज्य
पदार्थों का परिवहन। तो भोज्य पदार्थों को भी क्या करता है दोस्तों, ये परिवहन करता है। अच्छा, हमारे शरीर के ताप पे भी नियंत्रण रखता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे तो ये शरीर के ताप पे भी नियंत्रण रखता है। शरीर के ताप पर नियंत्रण, शरीर के ताप पर नियंत्रण, तो ये भी ब्लड का एक कार्य होता है। तो देखिए आपसे स्टेटमेंट करके ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना कार्यों का। अगला कार्य दोस्तों, ब्लड का अगला कार्य क्या होता है? ब्लड का कार्य होता है अगला, जो भी हमारे शरीर की टूट फूट है, जैसे कोशिकाएं मर जाती है तो डब्ल्यूबीसी उनका भक्षण करती है नहीं करती? मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी भक्षण करती है, मतलब उन कोशिकाओं का निपटान करती है, मृत कोशिकाओं का, ठीक है, इसलिए अपन इसको भक्षण कोशिकाएं बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। लिम्फोसाइट्स का जो करती है आपके पास। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि शरीर की सफाई भी करने में काम होता है ब्लड का, तो शरीर की सफाई करना, तो ये भी एक कार्य है ब्लड का। शरीर की क्या करना दोस्तों? शरीर की सफाई करना, ये भी ब्लड का एक कार्य होता है। तो ये शरीर की सफाई भी एक कार्य है। अच्छा, हमारे विभिन्न जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो भी हम एक्सक्रीट करते हैं, जो भी हमारे शरीर विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनका भी परिवहन करता है, ये ले जाने का काम करता है। तो ब्लड उत्सर्जी पदार्थ जितने भी होते हैं, यूरिया, इन सब का, तो उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है दोस्तों? ये परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, हम इसकी विशेष चर्चा उत्सर्जन तंत्र के अंदर करेंगे कि कैसे ब्लड जाता है आपके पास किडनी के पास, वो यूरिया लेके जाता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब लेके जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थों को भी क्या करता है दोस्तों? परिवहन करता है। तो ये ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन, हार्मोन्स का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, शरीर के तापमान पर नियंत्रण, शरीर की सफाई और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये रुधिर का मामला खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक एक ब्लड का छोटा सा बाकी है, जो मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स ब्लड के थक्का जमाने में सहायता करता है। या फिर मैंने आपको जब WBC पढ़ाई थी, या प्लेटलेट्स पढ़ाया था, या प्लाज्मा पढ़ाया था, तो प्लाज्मा के अंदर एक चीज की चर्चा की थी मैंने कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो रुधिर के थक्का जमाने में, प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है वो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो ये आखिर ब्लड का थक्का कैसे जमता है, कौन कौन इसमें सहायता करता है, उसकी चर्चा हमें करनी है। तो एक लास्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं कि रुधिर का थक्का, ब्लड की क्लॉटिंग जमाने में कौन कौन जिम्मेदार होता है। तो रुधिर का थक्का, तो देखिए दोस्तों, ये जो रुधिर का थक्का होता है, क्लॉट जो होता है, इसको जमाने के जिम्मेदार जो घटक हैं उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। कौन कौन है जो रुधिर का थक्का जमाने में जिम्मेदार होते हैं? तो सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा, 5 घटक ऐसे होते हैं जो रुधिर का थक्का जमाने में जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला जो आपके पास प्रोटीन है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है? बहुत ज्यादा, देखिए हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन कौन जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहला कौन सी प्रोटीन होती है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है? तो नाम ध्यान रखना आपको, एक तो होती है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है। या फिर एक और प्रोटीन है और उसका नाम है फाइब्रिनोजन, और ये भी आपके पास रुधिर का थक्का जमाने में क्या करती है दोस्तों? सहायता करती है। तो ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है। दूसरा आपसे पूछ ले, बताओ कि विटामिन कौन सा है? तो विटामिन आपको ध्यान रखना है, विटामिन के जो होता है वो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो दोस्तों प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। और विटामिन कौन सा सहायक है? विटामिन के। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछ ले कौन सी एंजाइम सहायक है? एंजाइम कौन सहायता करती है? तो एंजाइम जो है वो एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज आपके पास एंजाइम होती है जो क्या करती है?
ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है। तो ये आपके पास एंजाइम होती है। उसके बाद धातु कौन सी होती है, तो धातु कौन सहायता करती है, आपको ध्यान रखना है कैल्शियम धातु सहायक है ब्लड का थक्का जमाने में। कैल्शियम धातु Ca+2 ये आयनिक फॉर्म में इस तरीके से सहायता करती है आपके पास। अच्छा, पांचवी आपने देखा ही था अभी, कौन सी रुधिर कणिका है, ब्लड कौन सा, ब्लड की कोशिका कौन सी है जो सहायता करती है, और उसका नाम है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स सहायता करती है रुधिर का थक्का जमाने में। दोस्तों ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम का फेवरेट है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक पांच चीजें कौन कौन सी है, प्रोटीन कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, विटामिन कौन सा है के, और एंजाइम कौन सा है थ्रोम्बोकाइनेज, और धातु कौन सी है कैल्शियम, और आपके पास कौन सी रुधिर कणिका है प्लेटलेट्स। तो इसी के साथ आपका ये रुधिर का थक्का वाला भी पोर्शन समाप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने रुधिर की तीसरी कोशिका के बारे में यानी प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करी है। प्लेटलेट्स को पूरा खत्म किया, रुधिर के कार्यों के बारे में चर्चा करी, और रुधिर का थक्का कैसे जमता है उसके बारे में चर्चा करी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। तो ये हमारे 4 वीडियोस परिसंचरण तंत्र के हो चुके हैं। अगली वीडियो में अपन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ब्लड के ही अगला भाग के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।